बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किस्त नंबर 18 पेश खिदमत है। अगर नावल पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अयद मीर पे फायरिंग की खबर है। ज़हार खान कबीले में ऐसे फैली गोया जंगल में आग। नूरुद्दीन उसे बड़ी मुश्किल से शहर ले गया था। कुछ सांसें थी जो चल रही थी। रेहान मलिक के कंधे झलके नज़र आते थे। शेर जैसा जवान बेटा ज़िंदगी की जंग लड़ रहा था। उन्होंने चश्मा उतारकर आंसू साफ की थी। सादिया पत्थर की मूरत की तरह बैठी थी। अब उनमें हिम्मत नहीं थी किसी अपने की लाश देखती। उनकी आंखें खुश्क थीं और दिल दुआ गो। ज़रा चलते हैं ज़ियार खान कबीले में। वहाँ वो लड़की नंगे पैर भागती नजर आ रही थी। दुपट्टा पाँव में रोल रहा था। सुनहरी बाल उड़ उड़ के उसे परेशान करते। वो बस भाग रही थी। रस्म रवायात, डर, खौफ सब कुछ पीछे रह गया था। वो भागती हुई नहर के किनारे पहुंची। यहाँ वो उसका मीर मिला था। उसके पांव सुस्त हुए। पुलिस यहाँ पर मौजूद थी। इसने चादर से मुंह छुपाया। वो चलती हुई आगे बढ़ी। उसके पाँव की जगह खून के धब्बे थे। नूरम को लगाया गोया छुरी से कोई उसकी नब्ज़ काट रहा हो। वो पागलों की तरह वहाँ बैठ गई थी। मेरी नूरम, उसे वो अल्फाज याद है, उसकी आखिरी मुलाकात। वो धाड़े मार मार के रो रही थी। बहुत से लोगों ने पलट कर देखा। ज़मीन पे बैठी वो लड़की उस काफिले के सरदार की तरह नजर आती थी जिसकी मता हयात छीन ले गई हो। आपको कुछ नहीं हो सकता। किस्मत नूरम के साथ इतना जुल्म नहीं कर सकती। वो सिसक कर कह रही थी। तभी एक बड़ी सी गाड़ी वहाँ आकर रुकी थी। पुलिस अफसर सरमद उस लड़की को ऐसे बलकते देकर फ़ौरन वहाँ पहुँचा। गाड़ी से असगर खान का ख़ास मुलाजिम और उसके साथ शकूरा उतरे थे। नूरम बीबी उठें, क्यों खुद को तमाशा बनवाने पर तुली हैं आप? शुक्रा ने आंसू अपनी चादर से साफ करते हुए कहा। नूरम कुछ नहीं बोली। वो बस खामोशी से रोते जा रही थी। इंस्पेक्टर सरमद खामोशी से उसे नोट कर रहे थे। शुक्रा उसके सिसकते वजूद को संभाल कर गाड़ी तरफ बढ़ी। हवेली पहुंचकर उसके सामने एक तूफान से करना था। असगर खान और जहांगीर खान दोनों जख्मी शेर नजर आ रहे। तुम सब लोग जाओ। जहांगीर खान ने नूरम के उस हाल नुमा लाउंज में दाखिल होते हुए सब मुलाजमीन को इशारा किया। वो सब पलक झपकते गायब हो चुके थे। चटाख नूरम के चेहरे पर पड़ने वाला थप्पड़ इतना गूंजदार था कि अपने कमरे में मौजूद बी जान ने अपना दिल दहलता हुआ महसूस किया। अपनी माँ के साथ मर जाती तुम तो मैं आज इस जिला से बच जाता। शायद जहांगीर खान और कुछ नहीं बोल सकते थे और उसको नफरत से देखते आगे बढ़ गए थे। बी जान अब वहाँ दाखिल हुई थी। आज के बाद अगर तुमने कदम बाहर का तो यहाँ लाश आएगी, तुम्हारी याद रखना। असगर खान उसकी नफरत से कहा। तो क्या होगा? वो जो उनके सामने सर उठाकर दूब दूब बोली। वो नूरम जहांगीर खान थी, घर की सबसे मासूम और चुप करके रहने वाली लड़की। असगर तो क्या, बी जान की भी आंखें फट गई थी। नूरम, बी जान का चेहरा गुस्से से लाल हुआ। वो ज़ोर से दौड़ी थी। नहीं करूँगी मैं चुप, और ना कोई किसी की बात मानूंगी। आप लोगों से जो नहीं होता ना, अब वो कर ले सब मिलकर। वो भी उसी ख़ानदान का खून थी। आज दिल पे वार हुआ था। उसके इश्क पे चोट लगी थी। वो ज़िंदगी का मकसद भूलने लगी थी। उसे परवाह ही नहीं थी ज़िंदगी मौत की। बड़े आराम से ठंडे लहजे में कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। असगर खान और बीजन हक्का बक्का खड़े थे और फिर उस हवेली में मौजूद हर शख्स ने कहा कि नूरम जहांगीर को इश्क ने कैसे बदला था। वो जाए नमाज पर बैठी थी। सफ़ेद चेहरा सफ़ेद चादर में लिपटा था। आजकल उसका ज़्यादातर वक्त आयाद मीर के लिए दुआएं करते गुजरता था। शुक्रा उससे मालूमात फराहम कर देती जो उसे मालूम होता था। दरवाज़ा ज़ोर से बजा। नूरम जाए नमाज पर बैठी रही आराम से। जहांगीर खान खुद दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए थे। कल शफाका साहब और उनकी फैमिली आ रहे, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। वो उसकी पोस्ट पे खड़े बोल रहे थे। नूरम खामोश रही। जो हो वो जहांगीर खान के साथ उस दिन के बाद से नहीं बोली थी जब से माँ के कत्ल का पता चला था, मगर वो जिंदा थी। ये बात उसे सुकून देती थी। कैलिफोर्निया में वो दिन पर लगाकर उड़ रहे थे। हरम को एग्ज़ाम के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा था। रेहान मलिक ने पूरी कोशिश की थी कि वो हाँ के हालात से इन दिनों बेखबर रहे। हरम के 2 सेमेस्टर रहते थे और वलीद का एक पार्क में बेंच पर बैठी ठंडे मौसम में वो आइसक्रीम खाने में मसरूफ़ थी और वलीद उसे देखने में। सुनो वलीद, हरम ने नाक चढ़ाकर पुकारा। रेड खूबसूरत स्वेटर में उसके गाल सर्दी से सुर्ख हो रहे थे। वलीद ने मुश्किल से नज़र चुराकर
सब ने देखा सुना वो हम्मा तन गोश हुआ। किस कदर ताड़ू हो तुम, उफ। हरम ने खालिस्तान पाकिस्तानी अल्फाज बोला। क्या हूँ? वलीद की उर्दू अच्छी थी मगर इतनी भी नहीं कि वो ताड़ू का मतलब समझता। क्या मतलब? तुम्हें ताड़ू का मतलब नहीं आता? हरम ने मासूमियत की इंतहा कर दी थी सवाल करते हुए। जानता तो था, बस भूल गया। थारू वो अमेरिकन लहजे में उर्दू बोला था और ये मतलब उस कदर खूबसूरत था कि हरम ने आइसक्रीम छोड़कर जो हंसना शुरू किया, आस पास वाले लोग भी मुतवज्जा होने लगे। ओ मेरे खुदा, तुम मेरे साथ पंजाब कैसे जाओगे सबसे मिलने? तुम्हें तो ताड़ू का ही पता नहीं, वो हंसते हुए कह रही थी। और वलीद बेचारे को अपने नाकिस इल्मी पे अफसोस हुआ कि इसे इतने आला लफ्ज़ का मतलब ही नहीं आता था। उफ, ये पाकिस्तानी हरम और उसके अल्फाज हैं। तुम मुझसे इतने राज क्यों रखते हो वलीद? हरम ने बहुत संजीदगी से ये बात आज की थी। कौन सा राज? वलीद ने इस्तफसार किया। तुम्हारी ज़िंदगी का सब राज, और तुम जानते हो मैं क्या बात कर रही हूँ। वो बिल्कुल संजीदा थी। वलीद का चेहरा तार क्यों? मैं घर गया। अगर तुम्हें फिर से टूटने का खदशा है ना तो यकीन करो वलीद हरम रियान तुम्हें संभाल लेगी। किस कदर खूबसूरत बोलती थी वो, और यही बात वलीद को पसंद थी। बल्कि वलीद को तो सारी की सारी हरम पसंद थी। उठो मेरे साथ चलो। ये शाम की शुरुआत का वक्त था जब वलीद ने खड़े होते कहा। हरम बिना कुछ कहे उसके पीछे चल पड़ी। वो उसको वहाँ से काफ़ी दूर ले आया था। ये एक छोटा सा खूबसूरत सा घर था जिसकी दीवारें बोसीदा हो रही थी। हरम ने वलीद का चेहरा देखा। उसकी आंखें भीगी हुई थी और जब्त की इंतहा थी। वो दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर ले आया। शाम ने अपने साय गहरे किए उस कमरे का जहाँ वो खड़े थे। लाख खोलते वलीद के हाथ कांप रहे थे। और जब हरम ने कदम अंदर रखे वो सारी लाइट्स जला चुका था। ओह मेरे खुदा, हरम के मुंह से फ़ौरन निकला। वो सारा कमरा तस्वीर से भरा हुआ था। माया अफसान मशहूर अदाकारा थी। हरम जानती थी उनकी तस्वीर से पूरा कमरा दमक रहा था और कहीं उनकी गोद में नन्हा सा बच्चा नजर आता था जो नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत था। बिना एक पल सोचे वो पहचान गई। वो वलीद साहब। सबसे बड़ी एलाज तस्वीर में माया दुल्हन बनी खड़ी थी। एक बेइंतहा वजीह मर्द के पहले में वो मशहूर होकर एक एक तस्वीर देख रही थी। हरम ने मुड़कर देखा। वो फर्श पे बैठा था, सर घुटनों में दिया उसका हलता वजूद बता रहा था। वो सिसक रहा है। वो तड़प के उसके पास है। काश हम यहाँ ना आते। हरम वाकई शर्मिंदा हो रही थी। वलीद, हरम ने उसके कंधे पे हाथ रखा। वलीद ने सर उठाया। उफ, हरम को उसके चेहरे पे वहशत नजर आई। चलो हम वापस चलते हैं। वो खुद भी रो पड़ी। वलीद के हाथ में एक डायरी थी, एक बहुत खूबसूरत डायरी जिसका कवर एक रात का मंजर था जिसमें अकेला चांद नजर आता था। ये ले जाओ अपने साथ, और जब ये ख़त्म हो जाए तो वलीद अफसर की तरस भरी ज़िंदगी पे सवाल लेना, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। वो खुद पे जब्त करता मगर आंसू रोक नहीं रहे थे। पता नहीं कौन सा दर्द छुपाए बैठा था वो लड़का। हरम ने उसके माथे पे बिखरे बाल हटाए। आई एम सॉरी। वो इतना बोली। नहीं, तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है। वलीद ने फ़ौरन सर उठाया। हरम ने मतलब हयात की तरह वो किताब नुमार डायरी संभाली। तुम्हें पता है हरम, अगर वो जिंदा होती तो आज तुम्हारा इस्तकबाल करती। वो कहा करती थी मेरा वलीद शहजादा है और उसकी शादी दूर किसी परियों के देश से आएगी। ये बात करते हुए उसने अपने सारे हौसले खो दिए थे और हरम उसे कुछ समझ नहीं आया वो क्या करे। उसने सब बुलाया, सब फरामोश हुआ, बस इश्क मौजूद रहा। वो भागकर उसके सीने में समा गई थी। उसके मोटे आंसू वलीद की शर्ट भगो रहे थे और वलीद के आंसू हरम के घने बालों में जज़ब हो रहे थे। वो उसे किसी क्रिस्टल की गुड़िया की मानस संभाल ले होता। आई एम सॉरी। वो बस रोते हुए इतना कहती थी। वलीद का दर्द वलीद से ज़्यादा हरम महसूस कर सकती थी। ये वक्त ने इश्क की किताब पे एक कवर वर्क पे दर्ज किया। मोहब्बत ने एक और कदम बढ़ाकर इश्क की जानिब कदम रखे और तकदीर ने तरस से पहलू बदला। वो शानदार से लगा उस पर मरता है। ये एहसास हरम को गुदाज कर देता था। वलीद ने बहुत प्यार से उसे अलग किया और उठकर उसे पानी पिलाया। वो सिसक रही थी। वलीद को ऐसे देखकर वो अपना आप भूल गई थी। हरम के गाल शर्म से दहक रहे थे। वलीद अच्छे से समझ गया था उसका हाल हो, इसलिए बना कोई बात किए उसका हाथ पकड़ कदम बाहर बढ़ाया। डायरी हरम के हाथों में थी। दूर न जाना एक दिन के लिए भी, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कैसे कहना है कि एक दिन बहुत तवील होता है और मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा किसी खाली और सुनसान मफलूज रेलवे स्टेशन की तरह जिसकी ट्रेनें कहीं और खड़ी हो जाएं। मुझे छोड़ न जाना एक घंटे के लिए भी नहीं, क्योंकि बेचैनी के कतरे यकजा होकर उस धुएं को बढ़ाते जाएंगे जो खुद के लिए पनाह ढूंढता है। और ये सारा धुआं मेरे सीने में जमा होकर मेरे खोए दिल की बिगड़ी धड़कनों को रोक डालेगा। आह के साहिल पे पड़ते
तुम्हारे साए की तैरगी कभी मादूम ना होने पाए। आह कि तुम्हारी पलकें तन्हा राहों को कभी देखते हुए ना थर्राए। मुझे छोड़ ना जाना जाने मन, एक लम्हे के लिए भी नहीं, क्योंकि उस एक लम्हे तुम इतने दूर चले जाओगे कि मैं दीवाना वार ज़मीन के तमाम पुरपेच रास्तों पर घूमता फिरूंगा, तुम्हें तलाश करते और पूछते क्या तुमने वापस आना है या मुझे यहीं छोड़ चुकी हो मरने के लिए। पाब्लो और वक्त ने कसम खा ली थी वो मनसूबा साध अयाज मीर के सब मनसूबों पे पानी फेर देगा। उसे 2 गोलियां लगी थी, एक तो कंधा छू कर गुजर गई, दूसरी ने गुर्दे को नुकसान पहुंचाया था। शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल का मंजर था ये। जब डॉक्टर रेहान साहब के पास खड़े थे, सर्जरी कामयाबी से हो गई। बस आप दुआ करें, उनको होश है, जिसकी हमें बहुत जल्दी उम्मीद, क्योंकि पेशेंट खुद जीना चाहते हैं, वो जीना चाहता है तो वो ज़रूर मौत को हरा देगा। वो अपने बेटे को जानते थे और दूर कहीं खानों की हवेली में अयाज मीर की मोहब्बत बर्बाद हो रही थी। वो जो बेखबर लेटा था, वो क्या जानता उस लड़की का हाल जो ना जी रही थी ना मार रही थी। उसका दिल बहुत घबरा रहा था। उसने वो बाहर चली है। वो बाहर निकलने ही लगी थी जब कमरे से आती आवाज़ों से चौंकी। तुमने एक नंबर बेवकूफ़ी वाला काम किया असगर, इलेक्शन के दिन है और तुमने उस पर गोलियां चला दी। अगर मरा गया तो सारा पुलिस डिपार्टमेंट जान को आ जाएगा। सरकारी अफीसर है वो। नूरम जहांगीर खान की आवाज़ सुन के लड़स गई। उसने सामने नजर आती दीवार के साथ पुश्त लगा थी। तो और क्या करता भाई से, वो काल करके मुंह को आ रहा था। असगर खान ऐसा इंसान था जिसके पास सिवाय नफरत के कुछ नहीं था। हुआ क्या था, पूरी बात बताओ मुझे। जहांगीर खान के लिए सारा मसला जानना ज़रूरी था और असगर खान शुरू हो गया। वो 2 घोड़ों के रेस में बैठा था जब मुलाजिम ने आकर बताया कोई लड़का मिलने आया, मेहमानों वाले कमरे में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। असगर खान ने कहा मैं यहाँ आपका मेहमान बनकर नहीं है, मुझे बात करनी है। तभी पीछे से उसकी आवाज़ आई थी। असगर खान ने फ़ौरन पलट कर देखा। तुम? उनको हैरत हुई। हाँ मैं। किस कदर पुर एतमाद लाया जाता है अयाज मीर रेहान का। असगर खान को गुस्सा आया। वो उसे रश से दूर ले आया। मैं आपको कुछ कहने आऊँ असगर खान साहब। वो आंखों में आंखें डालकर बात करता था और यही बात असगर खान को आग लगाती थी। बोलो, वो सुर्ख चेहरे के साथ बोले। आपको लगता है कि आप पैसे के बल बूते पर आप हमेशा बाहर रहेंगे, तो ये गलत है। जेल का रास्ता आपका इंतज़ार कर रहा है और मेरे पास आपके लिए इतने सबूत हैं कि सारी ज़िंदगी आपको बाहर का रास्ता नज़र ना आएगा। बिल्कुल नहीं डरता था वो, ना इन खानों से ना मौत से। असगर खान का गुस्से से बुरा हाल था। क्या चाहती हो तुम? वो घुर्राए। नूरम के साथ कोई ज्यादती ना की जाए। जिस कदर आराम सुकून से कहा था उसने असगर खान को इतनी आग लगाई। तुम्हारी हिम्मत कैसी है हमारे घर की इज्जत का नाम लेते हुए? उसका गिरीबान पकड़कर वो घुराते हुए बोला, आराम खान साहब। अयाज मीर ने एक झटके से उनको अलग किया। ये अयाज मीर रेहान का गिरीबान है, आपके किसी पालतू कुत्ते का नहीं। और अयाज मीर अच्छे से जानता है कुत्तों को खुद से कैसे दूर रखना है। अयाज मीर ने इतनी बड़ी बात की थी कि वो चकरा के रह गए थे। वो उनको धमकाता हुआ वहाँ से चलाया और पीछे असगर खान अयाज मीर की गाड़ी नहर के पास पहुंची। जब 3 गाड़ियों ने उसे घेर लिया, वो आराम से बाहर निकला था। वो मौत से नहीं डरता, मौत को हथेली पे लेकर चला करता था। अगर मैं बच गया ना असगर खान, तो तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाए। बस यही आखिरी अल्फाज थे उसके। असगर खान बताता जा रहा था और बाहर खड़ी नूरम के आंसू कहीं से कहीं जा रहे थे, तो उसका बचना ठीक नहीं। असगर खान जहांगीर खान ने बहुत ठंडे लहजे में कहा था और बाहर खड़ी नूरम बर्फ हुई। उसे कुछ करना था। वो मर्द जो ज़िंदगी की जंग लड़ रहा था वो उसकी वजह से था, अब उसका फ़र्ज़ था और फ़र्ज़ निभाना नूरम जहांगीर अच्छे से समझती थी। वो वहाँ से भागी। शुक्रा मेरे कमरे में हो, जल्दी। किचन में काम करती शुक्रा को बुलाकर वो कमरे की तरफ बढ़ गई थी। शुक्रा तुम जानती हो यहाँ एक ऐसा गेट कीपर जो मीर के साथ है, बताओ मुझे। जी नूरम बीबी, सादिक भाई, उसने कहा था। और नूरम को लगा एक उम्मीद हाथ आई है। उससे जाकर अयाज मीर के किसी भी आस पास वाले इंसान का फ़ोन नंबर ले खुदा के लिए। नूरम ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। ना छोटी बीबी, खुदा के लिए गुनहगार मत करें। हाथ जोड़कर मेरी नज़रें आप पे कुर्बान, मैं अभी जाती हूँ। किस कदर वफादार थी वो नूरम को अनजान बस्ती में वो अपने लगी। शाम को लोग रिश्ता देखने आ रहे थे। वो उससे पहले सब कुछ कर लेना चाहती थी। रेहान साहब और सादिया दोनों दुआओं में मसरूफ़ थे। नूरदीन भी पास बैठा था। नूरदीन को लगा उसका सेल वाइब्रेट कर रहा है। उसने जल्दी से बाहर निकला। नए नंबर से कॉल थी। आप कौन है और क्या बात करनी है? सर के फादर से। दूसरी तरफ कोई लड़की थी। देखिए मैरी, इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं और किसी पे भरोसा नहीं कर सकती, मेरी बात करवा दें। नूरम का लहजा दर्द बढ़ता। नूरदीन का दिमाग फ़ौरन जागा। आप नूरम है? उसने सवाल किया। अच्छा मैं करवाता बात। वो भागकर फ़ोन रेहान साहब की तरफ ले गया। उनके हेलो कहने की देर थी। वो शुरू हुई। अयाज मीर की जान खतरे में। जिन लोगों ने उस पर हमला किया
وہ دوباری سے منصوبے بنا رہے ہیں، آپ ذرا اس کو بچا لیں۔ وہ بنا رکے بس بولے جا رہی تھی اور ریحان صاحب ساکت ہے، یہ آواز، لہجہ، انداز، سب کچھ۔ وہ ششدر تھے۔ آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ انہوں نے ہمت کر کے پوچھا۔ میں نورم جہانگیر خان ہوں۔ آواز آئی تھی اور ریحان صاحب کو لگا پورا آسمان ان کے سر پہ آ گرا۔ وہ کھڑے سے بیٹھ گئے تھے۔ میں ان کی خیر خواہ ہوں انکل، پلیز آپ اس نمبر پر کال نہ کری۔ کال کاٹ گئی تھی مگر وہ ساکت تھے۔ کیا ہوا؟ کون تھی؟ سعد نے سوال کیا۔ وہ خالی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک پال میں معمہ حل ہو گیا تھا۔ آیت میرے پہ حملے کا۔ انہوں نے بنا کوئی بات کے نور دین کو دیکھا اور جن نظروں سے دیکھا تھا وہ گڑبڑا گیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کی زندگی محفوظ کرنی تھی، پھر باقی سب۔ ہاسٹل روم میں بیٹھی لڑکی ریڈ قمیض میں ملبوس تھی، سفید ٹراؤزر پاکستانی سٹائل کا تھا، ماتھے پہ فریش کٹے بال گئے تھے، باقی اونچی پونی میں بندھے تھے۔ پورا ہاسٹل سو رہا تھا اور وہ ڈائری میں گم تھی۔ پرسوں اس کا پہلا پیپر تھا اور وہ ادھر گم۔ ڈائری کے پہلے صفحات بس مایا افسان کی زندگی کے نارمل دن تھے، مگر وہ صفحہ زندگی میں خاص دن اسے چونکا گیا۔ 23 جون 1993 کیلیفورنیا۔ آج بھی ماما نے ڈیڈ سے لڑائی کی۔ ڈیڈ کو لگتا ہے میں باقی سب بچوں کی طرف بگڑ گئی ہوں اور مجھے فلم چھوڑ دینی چاہیے، مگر ماما مجھے آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے۔ میں بہت اداس تھی اور شوٹنگ سے واپسی پہ بہت تھک چکی تھی۔ گاڑی کیلیفورنیا کی سڑکوں پہ دوڑ رہی تھی جب بارش شروع ہو گئی۔ مجھے بارشوں سے ہمیشہ کوفت ہوتی، مگر اس دن مجھے بارشیں اچھی لگی۔ وہ اتنا خوبصورت مرد تھا کہ اگر ہالی ووڈ میں ہوتا تو سب کا پتہ صاف کر دیتا۔ بے انتہا مردانہ وجہ سے بھرپور، مگر سب سے خاص جو تھا وہ اس کے چہرے کی پاکیزگی اور سکون تھا۔ چہرے پہ سجی چھوٹی داڑھی اس کے مسلمان ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ وہ بلی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو بارش میں بھیگ رہے تھے بچا رہا تھا۔ سب بے حس لوگوں میں مجھے اس کا دل زندہ لگا۔ میں خود کو روک نہیں پائی اور گاڑی سے اتر کر اس کی طرف بھاگی۔ وہ بلی کے بچے زیادہ سارے تھے، اسے سنبھالنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے اس کے ہاتھ سے کچھ پکڑی۔ میں شارٹ اور سگریٹ میں ملبوس تھی۔ اس نے بس ایک نظر مجھے دیکھا اور اس کے بعد نظر نہیں اٹھائی۔ مجھے حیرت ہوئی۔ مشہور فلم سٹار مایا افسر کو نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ میری سیکرٹری بھاگ کر آیا۔ میم آپ کو سردی لگ جائے گی، مگر میں نے اسے بھگا دیا۔ ہم بلی اور بچوں کو خوش کر کے ایک شیڈ نیچے محفوظ کر چکے تھے، مگر وہ خاموش تھا، نظر چکا ہے۔ کیا آپ بول سکتے ہیں؟ میں نے شرارت سے کہا۔ آپ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ مجھے خوف آ رہا ہے، میں اپنا ایمان کمزور کر بیٹھوں گا۔ وہ نظر جھکائے بول رہا تھا اور مجھے حیرت ہوئی، یہاں سب وحشیوں کی طرح تھے۔ وہ ایک انسان لگا، وہ بنا کچھ کہہ جا چکا تھا اور مجھے لگا میں مجھ میں نہیں رہی۔ حرم نے سانسیں لینے کو سر اٹھایا۔ اف، کیا ہونے والا تھا آگے؟ اس نے جلدی سے اگلے صفحات کھولے۔ جاری ہے